Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर के जो है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक और ब्लूप्रिंट सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके क्लास 9 साइंस के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या आपको जो है कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट। आपको बताना है कि जो ग्रेविटी है सैटेलाइट के द्वारा जो वर्क होती है, देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपको वर्क डन बताना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का बताना है। ठीक है, सैटेलाइट जो है मूव कर रही है अर्थ के चारों तरफ और अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो देखो हमारे पास पहले मैं आपको थ्योरी में बता देती हूँ कि व्हेन ए सैटेलाइट मूव राउंड द अर्थ, जब हम सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, देन एट ईच पॉइंट ऑफ इट पाथ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट की जो डायरेक्शन है वो एक पाथ में एक पॉइंट के चारों तरफ क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। ठीक है, मीन्स ए सैटेलाइट एक रेडियस में जो है गोल गोल घूम रही है, जहाँ से वो परपेंडिकुलर में क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो हैंस वर्क डन जो है सैटेलाइट का मतलब ग्रेविटी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, इसलिए वो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, फिर आपको प्रॉपर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक सैटेलाइट जो है इसके चारों तरफ क्या कर रही है, राउंड कर रही है एक पाथ पे। ठीक है, अब यहाँ बोला गया क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे, यस और नो आपको बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पीछे मैंने आपको रिटर्न आंसर दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं और यहाँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। अब देखो अगर ये जो है राउंड कर रहा है, ठीक है, कैसे राउंड कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो अब जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, ये अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। इट मीन्स ये जो हमारी जो सैटेलाइट है इसको कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, अर्थ की तरफ गिरना चाहिए था। क्योंकि हमने वर्क डन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ जो है अपनी तरफ ही खींचेगा ना किसी भी चीज़ को, इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन ये है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें तो क्या है, वो ऐसे से राउंड राउंड घूम रही है, राउंड राउंड घूम रही है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, दिख रहा है ना आपको। देखो कैसे, फिर से मैं थोड़ा सा क्लीन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये हो रही है हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये टेंजेंट से यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे। मान लो यहाँ फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा, अर्थ की ही तरफ लगेगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, ऐसी हो रही है। मीन्स यहाँ पर फिर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रही है। क्योंकि वर्क डन हम कब कहते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पर ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think, discuss this question with your friend and teacher. देखो अब बोल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स के बिना नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, सोचो आप और डिस्कस करो। तो देखो ये आंसर हम देखते हैं क्या है। देखो आपने जो है फोर्स लॉ ऑफ मोशन जो है उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रेस्ट में है तो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। और यही फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही लगेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या फोर्स से ही हो सकती है, तो क्या लिखेंगे हम, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है
जब उसकी वेलोसिटी एक जैसी है तो इट मीन्स उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा और वो अपनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ द रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। एब्सेंस ऑफ फोर्स, फोर्स की एब्सेंस में, जब तक फोर्स उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो जो है मोशन में नहीं आएगा, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, सेम वेलोसिटी से अपने मोशन में है, तो वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बात समझ में आई आपको? थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि आप इजीली आंसर देख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 159 पर है। अगर आपकी बुक में कुछ आगे पीछे पेज हो तो आप चेक कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हीज हेड फॉर 30 मिनट एंड गेट टायर्ड, हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर बोला गया कि एक पर्सन है, वो हे का बंडल मीन्स घास फूस जो था उसका बंडल लिए अपने हेड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, आधे घंटे तक खड़ा हुआ है और वो थक भी गया है। क्या उसने कोई वर्क किया है? आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया पर्सन जिसने क्या किया है, अपने सिर पर एक बंडल जो है घास फूस का लेके खड़ा है, ठीक है। अब खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, तो वो क्या हो गया, थक गया। थक गया तो वर्क किया कि नहीं किया? तो देखो, द पर्सन डज नॉट डू वर्क, इस पर्सन ने कोई भी वर्क नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है वहाँ पर भी कोई भी क्या हो नहीं हो रही है, कोई भी जो है फोर्स जहाँ जिस डायरेक्शन में लग रही है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एज द फोर्स एक्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कहीं हो ही नहीं रही है, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो वर्क डन होता कब है? वर्क डन कब होता है? जब फोर्स भी लगे और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ जाए उसी डायरेक्शन में। तो ये बंदा चाहे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितने मर्जी देर घास फूस का जो है गट्ठर अपने सिर पे लेके खड़ा रहे और वहाँ पर क्या होगा, कोई भी जो है वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 14, an electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hour? एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो 1500 वाट एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसमें जो मतलब उसके हीटर में कितना समय लगा, 10 घंटे का समय लगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर है 1500 वॉट का जो है रेट का है और उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है ये आपको बताना है। कितनी देर में? 10 घंटे में। बात समझ में आई कि यहाँ पर वॉट दिया है, इसका मतलब उसकी क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, ठीक है। डब्ल्यू दिया है, वॉट दिया है, इसका मतलब उसकी पावर दे रखी है। आवर्स दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, टाइम दिया है। हमें बताना है कि हाउ मच एनर्जी, हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हमारे पास पावर कितनी दे रखी है, 1500 वॉट दे रखी है, याद रखना वॉट है, इसका मतलब वो क्या है, पावर। उसके बाद टाइम हमें कितना दे रखा है, 10 आवर्स का दे रखा है। फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, P इज इक्वल टू W अपॉन T। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को फिल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू फिल करते हैं। तो हमारे पास है 1500, तो हमारे पास पावर है, ठीक है। उसके बाद W हमें निकालना है, टाइम हमारे पास है 10। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नीचे 1 लगा के, तो आपका वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 0 0 1 0 और आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया वॉट आवर्स, ठीक है। लेकिन एनर्जी हम किस में निकालते हैं, यूनिट, यूनिट मीन्स किलोवाट आवर्स में। तो अब इसको हमें किस में चेंज करना होगा, इसको हमें किलोवाट आवर्स में चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 15,000 को डिवाइड कर देंगे हम 1000 से। तो 30 से 30 क्या हो गई, कैंसिल। आपके पास कितना बच गया, 15, ठीक है, किलोवाट आवर्स, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर जो है आपने यहाँ पे ये कैंसिल करके ये हो जाएगा। अब क्यों लिखा, क्योंकि ये 1000 से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो ये जो वॉट है वो किस में चेंज हो जाएगा, किलो वॉट में।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके साइंस का सारा सिलेबस आप चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।